सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास में सामाजिक विज्ञान में आपकी विषय सूची जो सिलेबस है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे कि इसमें आपके कितनी बुक्स है और उनमें कौन कौन से पार्ट हैं जो आज इन तक अपन ने जो ऑनलाइन क्लास में जो जिनका अध्ययन किया है उसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो पहली जो किताब है आपकी, पहली जो बुक है वो है भारत और समकालीन विश्व पष्ट। कौन सी है? भारत और समकालीन विश्व पष्ट। इसमें जो खंड है, इसमें 2 खंड है। कितने खंड है? इसके अंदर 2 खंड है। जो पहला खंड है घटनाएं और प्रतिक्रियाएं, जो इस किताब का पहला खंड है घटनाएं और प्रतिक्रियाएं। तो उनमें क्या क्या घटना हुई और क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई इसके बारे में देखिए। एक तो फ्रांसीसी क्रांति, पहली जो घटना और हुई वो हुई फ्रांसीसी क्रांति। उसके बाद जो दूसरी घटना हुई इसमें वो हुई यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति, ये दूसरी घटना हुई इसमें। उसके बाद जो तीसरा प्रतिक्रियाएं जो इसमें हुई, जो घटना है तीसरी, वो हुई नास्तिवाद और हिटलर का उदय। ये 3 घटनाएं और प्रतिक्रियाएं इस पहले खंड में हुई, खंड नंबर 1 में। उसके बाद जो इसका सेकंड नंबर का जो खंड है उसमें जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज वाले टॉपिक पे इसमें दो लेसन दिए हुए हैं। एक तो है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। उसके बाद जो 5वां लेसन दिया है इन्होंने आधुनिक विश्व में चरवाहे, आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये इस किताब में 5 पाठ दिए हुए हैं, उनके बारे में ये जानकारी है। ये पहला इतिहास का पाठ है। उसके बाद है आपकी दूसरी जो बुक है वो है समकालीन भारत पष्ट। समकालीन भारत पष्ट, ये भूगोल, इसको अपन कहते हैं भूगोल, पृथ्वी के बारे में जानकारी, मानचित्र के बारे में जानकारी, नदियों पहाड़ों के बारे में जानकारी। ये है समकालीन भारत पष्ट भूगोल। इसमें जो पाठ दिए हुए हैं, भारत का आकार और स्थिति कैसी है, भारत का आकार और स्थिति कैसी है उसके बारे में इसका पहला पाठ है भूगोल का, जो मैंने अध्ययन करा दिया है। उसके बाद इसका दूसरा पाठ है भारत का भौतिक स्वरूप, उसके बारे में भी अपन अध्ययन कर चुके हैं इन दोनों पाठों के बारे में। उसके बाद है अपवाह, उसके बाद है जलवायु, उसके बाद है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी, ये इसका 5वां पाठ है। और लास्ट जो पाठ है इसका 6ठा, वो है जनसंख्या के ऊपर। तो ये हो गई भूगोल के बारे में जानकारी। ये 2 किताबें हो गई आपकी, 2 बुक्स। उसके बाद जो तीसरी बुक है आपकी लोकतांत्रिक यानी कि राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान जो अपन राजनीति के बारे में जिस किताब में अध्ययन करेंगे वो है आपकी तीसरी किताब लोकतांत्रिक यानी कि राजनीतिक विज्ञान पष्ट। इसमें जो अपन अध्ययन करें अभी प्रेजेंट टाइम वो है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, ये इसका फर्स्ट लेसन है। इस किताब का जो फर्स्ट लेसन है वो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसका वो फर्स्ट लेसन है, इसका अपन अध्ययन कर रहे हैं अभी। उसके बाद इसका दूसरा लेसन जो है वो है संविधान का निर्माण। कौन सा है? संविधान का निर्माण। उसके बाद है इसका जो तीसरा लेसन है वो है चुनावी राजनीति। और जो चौथा लेसन है इसका संस्थाओं का कामकाज। वो 5वां लेसन है लोकतांत्रिक अधिकार। इस किताब में भी 5 लेसन है। कितने लेसन है? 5 लेसन है। उसके बाद जो चौथी बुक है आपकी अर्थशास्त्र। कौन सी है? अर्थशास्त्र। इसमें भी है अर्थशास्त्र में जो 4 लेसन दिए हुए हैं इस किताब में भी। कितने लेसन है? लेसन 4 लेसन है इसमें भी। पहला है पालमपुर गांव की कहानी। कौन सा है? पालमपुर गांव की कहानी। दूसरा लेसन है संसाधन के रूप में लोग।
दूसरा जो लेसन है इसका वो है संसाधन के रूप में लोग। तीसरा जो लेसन है इस किताब का वो है निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता यानी गरीबी एक चुनौती है हमारे देश के लिए, निर्धनता एक चुनौती है। उसके बाद जो चौथा लेसन है इसका भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में ये पार्ट है। तो अर्थशास्त्र में भी 4 लेसन है आपके। उसके बाद जो 5वीं जो बुक्स है आपकी वो है पढ़ने के लिए, केवल इसके क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं, पढ़ने के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन व शौर्य परंपरा। ये 5 किताबें आपकी पूरी है। भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट जो इतिहास है आपका, इतिहास सामाजिक इतिहास। उसके बाद दूसरी किताब है आपकी समकालीन भारत फर्स्ट भूगोल। उसके बाद तीसरी जो किताब है आपकी लोकतांत्रिक राजनीति। उसके बाद चौथी है अर्थशास्त्र, इसमें 4 लेसन है। और जो 5वीं बुक है आपकी राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा, इसका है राजस्थान के स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है और शौर्य और परंपरा, किन किन वीर योद्धाओं ने अपना अपना योगदान दिया, अपना अपना शौर्य का प्रदर्शन किया या दिखाया उन्होंने। उसके बाद देखिए अब आप अपन जिस किताब के बारे में, इस किताब लोकतांत्रिक पढ़ रहे हैं अभी राजनीति विज्ञान, इसका जो फर्स्ट लेसन है उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इस किताब का जो आपकी तीसरे नंबर की जो किताब है लोकतांत्रिक यानी कि राजनीति, इसका जो पार्ट है पहला लोकतंत्र क्या और क्यों, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। कर दिए सर। बच्चों देखिए आगे अपन ने सिलेबस के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब आगे देखिए अपन जिस किताब के बारे में पढ़ रहे हैं लोकतांत्रिक यानी कि राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जो राजनीति विज्ञान जो बुक है आपकी, उसका जो पहला लेसन है लोकतंत्र क्या और क्यों, इसके बारे में अपन ने थोड़ा सा पहले अध्ययन किया था कि लोकतंत्र क्या है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। लोकतंत्र क्या है, क्या होता है लोकतंत्र में? देखिए जनता के लिए जनता का शासन और जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो लोकतंत्र में सारे काम करते हैं। इसमें इब्राहिम जो लिंकन है उन्होंने इसकी डेफिनेशन परिभाषा भी दी है। इसका अर्थ उन्होंने बताया कि लोकतंत्र लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलने वाले शासन व्यवस्था है एक लोकतंत्र। लोकतंत्र एक देश को चलाने के लिए सबसे अच्छी पद्धति मानी गई है लोकतांत्रिक शासन। और उन्होंने लोकतंत्र की विशेषताएं भी बताई कि लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं, ये अपन ने पहले अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद लोकतंत्र ही क्यों, तो लोकतंत्र ही क्यों मैंने उस दिन भी समझाया था, आपको बताया था कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का, अपना अधिकार से जीने का सभी को हक है। लोकतंत्र शासन पद्धति है। उसके बाद देखिए इसमें लोकतंत्र के खिलाफ तर्क भी दिए बहुत से लोगों ने। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, तो तर्क थे अस्थिर शासन, नैतिकता का स्थान नहीं। उसके बाद देखो निर्णयों में देरी, इनका अध्ययन अपन पहले वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद एक खराब फैसले, उसके बाद ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है और अधिक व्यय। उसके बाद है जनता को शासन की समस्याओं का ज्ञान नहीं, जनता को शासन की जो समस्याएं का ज्ञान नहीं। उसके बाद जो अपन आज पढ़ेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। पहले जो तर्क पढ़े थे अपन ने वो लोकतंत्र के खिलाफ तर्क पढ़े थे। खिलाफ लोकतंत्र की, जैसे अपन किसी के खिलाफ कुछ बोलते ना तो लोकतंत्र के खिलाफ वाले तर्क थे। अब पढ़ेंगे अपन इसके पक्ष में तर्क कौन कौन से। इसके पक्ष में जो लोकतंत्र शासन पद्धति है उसमें जो तर्क है इसके पक्ष में वो कौन कौन से, वो देखिए। पहला है अधिक जवाबदेही युक्त शासन, अधिक जवाबदेही युक्त शासन। इसमें देखो क्या होता है, लोकतांत्रिक जो शासन पद्धति है दूसरों से बेहतर है। दूसरी जो शासन व्यवस्था है
उनसे काफी अच्छी लोकतांत्रिक शासन पद्धति है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक है, अपनी बात रखने का या अपने अधिकार बताने के लिए पूरा पूरा लोकतंत्र में पूरा पूरा हक है। ये लोकतंत्र जो शासन पद्धति है बहुत अच्छी शासन पद्धति है। तो ये वो कह रहा है इसमें पहले पॉइंट में अधिक जवाबदेह युक्त वाले शासन, इसमें पहले पॉइंट में वो कह रहा है कि ये दूसरों से काफी अच्छी शासन पद्धति है। उसके बाद क्योंकि ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, क्योंकि जो शासन जो रहता है इसमें जो सरकार जो शासन करती है उसको अधिक से अधिक जवाब देना पड़ता है, उससे कोई भी जवाब मांग सकता है सरकार से। उसके बाद जो दूसरा जो अपना पॉइंट है इसका बेहतर निर्णय, बेहतर जो डिसीजन है उसकी लेने की क्षमता भी इसमें लोकतंत्र शासन पद्धति में रहती है। तो बेहतर निर्णय में देखिए आप, गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों में निर्णय लेने की पूर्व व्यापक चर्चा और बहस होती रहती है, क्योंकि इस शासन पद्धति में एक ही नहीं है जो अपना निर्णय ले ले और जनता के ऊपर पूरा थोप दे, एक ही नहीं है। इसमें पहले जो सरकार के जो भी है मंत्री मंडल वगैरह वो सब इसमें पहले बैठक होती है, उसके बाद चर्चाएं होती है, पक्ष विपक्ष वाले बैठते हैं, उसके बाद चर्चाएं होती है और बहस होती है, उसके बाद ही कुछ अच्छा निर्णय लोकतंत्र में लिया जा सकता है। यूं नहीं कि भाई अकेले आदमी आ गया कोई भी बैठ के निर्णय ले दिया और चल दिए, ऐसा इसमें नहीं है लोकतंत्र शासन पद्धति में। इसमें जो निर्णय लेंगे पहले सारे लोग बैठेंगे, सारी बैठक होगी, उसमें बहस होगी, चर्चाएं होंगी, उसके बाद ही आप कुछ अच्छा बेहतर जनता के लिए निर्णय ले सकते हैं। और निर्णय लेने की में गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है, क्योंकि सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं। विचार रखने से क्या है, जो गलतियां हैं निर्णय लेने में वो भी कम हो जाती है। उसके बाद इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना को बढ़ाता है। इसलिए लोकतांत्रिक जो शासन पद्धति है वो जो डिसीजन निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। उसके बाद देखिए आप अगला टॉपिक है आपका, ये दो टॉपिक को अध्ययन कर लिया अपन ने। अधिक जवाबदेही युक्त शासन रहता है लोकतंत्र में। दूसरा है बेहतर निर्णय लेने की जो क्षमता रहती है वो भी इसी में रहती है, क्योंकि सब बैठकर एक जने के ऊपर नहीं है कि भाई एक जने ने निर्णय ले लिया और सारे जनता के ऊपर थोप दिया। इसमें ऐसा होता है बैठक होती है, चर्चाएं होती है, बहस होती है, उसके बाद ही निर्णय अच्छा निर्णय जनता के लिए लिया जाता है। ये अपन लोकतंत्र के पक्ष में तर्क पढ़ रहे हैं, पहले पढ़े थे अपन ने इसके खिलाफ तर्क, जो 4-5 जो तर्क 6 जो तर्क पढ़े अपन ने वो इसके लोकतंत्र के खिलाफ पढ़े थे। अब ये इसके पक्ष में अपन तर्क पढ़ रहे हैं, तो ये 2 पढ़ लिए। तीसरा देखो मतभेद और टकराव, मतभेद भी रहते हैं और टकराव भी चलता रहता है। मतभेद और टकराव के मध्य संतुलन कैसे बनाते हैं इसमें, उसके बारे में लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराता है। इसमें अगर मतभेद भी हो जाए लोगों के बीच, टकराव भी हो जाए, तो भी इसमें उनके बीच संतुलन बनाने की क्षमता रहती है। ठीक है ना। उसके बाद है अगला अपना टॉपिक है नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र में हर नागरिक का सम्मान बढ़ाता है लोकतंत्र, क्योंकि इसमें सभी का जितना अपन सम्मान देंगे सामने वाले को उतना ही आपको सम्मान मिलता जाएगा। लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान को बढ़ाता है। जो लोकतंत्र शासन पद्धति है उसमें सभी नागरिकों का सम्मान बढ़ता है, क्योंकि ये राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ के लोग किसी भी प्रजा न होकर खुद अपने शासक के इस कार्य में प्रति जवाबदेही होती है। खुद यहाँ सभी, क्योंकि सब वोट देते हैं, वोट देके लोगों को चुनते हैं, तो सभी अपने आप में एक शासक के रूप में कार्य करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से शासक के रूप में कार्य करते हैं। अपन प्रत्यक्ष रूप से तो सारे वहाँ बैठ नहीं सकते, जैसे प्रधानमंत्री अपन सारे उस कुर्सी पे थोड़ी बैठ सकते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपन उनको चुनते हैं। चुनने के बाद अपन में से कोई एक वहाँ बैठता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से अपन शासन करते हैं वहाँ पर। उसके बाद ये कि आपका लास्ट जो पॉइंट है
गलतियों में सुधार की गुंजाइश रहती है, गलतियों में सुधार की गुंजाइश रहती है। लोकतंत्र में हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र जो शासन पद्धति है, अगर यह जनता से, सरकार से या किसी से गलती हो जाती है तो अपन को गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। लोकतंत्र में गलतियों पर सर्वाधिक चर्चा होती है। अब मान लो कोई विपक्ष में या पक्ष में किसी से गलती हो जाती है तो विपक्ष वाले फट से उसकी गलती निकाल लेते हैं कि आपने ये गलती की है, तो गलतियों पर ज्यादा चर्चा होती है। लोकतंत्र शासन में गलतियों पर ज्यादा चर्चा होती है। इस गलती को या तो शासक दूर करे अर्थात अपना फैसला बदले, या तो जो शासन कर रही है जो सरकार, या तो अपनी गलती को ठीक करे या फिर शासक को दूर करे और अपना फैसला बदले, अन्यथा जनता आगामी चुनाव में शासक समूह को बदल देगी। ऐसी संभावना लोकतंत्र में ही संभव है। अगर कोई सरकार 5 साल के लिए यहाँ सरकार आती है, 5 साल के लिए, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए यहाँ सरकार आती है, अगर उस सरकार ने अच्छे काम नहीं किए, गलतियों पर गलतियां करती रही, जनता परेशान होती रही, तो फिर अगले 5 सालों में जनता इसको जवाब दे देगी, अगले 5 सालों में इसको हटा देगी। तो ये सब लोकतंत्र में ही संभव है। केवल ये किसमें है? लोकतंत्र शासन पद्धति जिस देश में है, अब करीबन सभी देशों में है, कुछ देश है जहाँ नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ तानाशाही चलती है भी कुछ देशों में, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, अभी भी ये सारी चीजें नहीं होती वहाँ पर। जहाँ पर लोकतंत्र शासन पद्धति है वहाँ पर अगर शासक या कोई शासन सरकार अगर 5 साल में कुछ गलतियां करती है तो उसको अगले 5 सालों के बाद जनता उसको जवाब देगी और उसको हटा देगी। ये सब लोकतंत्र में ही संभव है। लोकतंत्र का मतलब है स्वतंत्रता, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के साथ जीते रहो, क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने पहले ही कहा है ये लोगों के द्वारा, लोगों के लिए और लोगों का शासन युक्त पद्धति है, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, लोकतंत्र का अर्थ अन्य शासन व्यवस्थाओं से की तुलना में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। अब इसका सारांश इनका अध्ययन करने के बाद, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, इनके पढ़ने के बाद, इनका अध्ययन करने के बाद अपन जो इसका एक सारांश निकाले तो वो है कि लोकतंत्र शासन पद्धति है वो सबसे अच्छी शासन पद्धति है। उसके बाद क्योंकि इसमें अच्छे निर्णय लेने के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं, इससे लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसमें जो जनता की जो सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग के साथ काम कर सकते हैं। सभी तरह के लोग साथ रहकर इसमें काम कर सकते हैं। साथ ही इसमें गलती सुधारने का अवसर भी मिलता है। वो केवल लोकतांत्रिक शासन पद्धति में ही हो सकता है। उसके बाद देखिए, आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सबसे अच्छा आम रूप, सबसे अच्छी शासन पद्धति, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाना अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें सभी लोगों की तरफ बहुमत फैसले के लेने का अधिकार होता है, पूर्ण रूप से उनको वोट देने का अधिकार होता है। और ये बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता, बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही होता है। उसके बाद देखिए, कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूद सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए भी करते हैं। तो लोकतंत्र जो शासन पद्धति है वो सबसे अच्छी शासन पद्धति है। ये लोकतंत्र क्या और क्यों, इसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। इसके खिलाफ भी तर्क पढ़ लिए, इसके पक्ष में भी तर्क पढ़ लिए। तो बच्चों, आप इसका घर पे जो राजनीति विज्ञान का पहला लेसन है उसका आप घर पे अध्ययन करें, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेना और घर पे अच्छी तरह की इसका अध्ययन करें।